देखो, आज हम लोग बात करते हैं AWS स्टोरेज। ठीक है। तो स्टोरेज में कौन कौन सी सर्विस है? एक आपको मिलेगी ब्लॉक स्टोरेज। एक आपको मिल रही है फाइल स्टोरेज। एक आपको मिल रही है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। एक आपको मिल रही है लोकल स्टोर। क्या? फाइल स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, लोकल स्टोरेज। अगर हम लोग ब्लॉक स्टोरेज में बात करें तो ब्लॉक स्टोरेज में आपको मिलता है EBS वॉल्यूम। क्या मिलेगा? EBS वॉल्यूम। फाइल स्टोरेज में आपको मिलेगा EFS वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आपको मिलेगा सिंपल स्टोरेज सर्विस S3। लोकल स्टोरेज में आपको मिलेगा eFimbral। स्टोरेज। एक मिनट रुकना, ये हैंग कर रहा है।
एक मिनट रुकना, मैं ना दोबारा रीबूट करके ना रीस्टार्ट करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, लगता है ठीक हो। ठीक है। ईपीएस वॉल्यूम, ईएफएस वॉल्यूम, सिंपल स्टोरेज सर्विस, इफेमरल स्टोरेज, इनका यूज केस क्या है? फॉर एग्जांपल, आपने, ये आपका EC2 है, क्या है? EC2 क्या है आपका ये? EC2, EC2 स्टैंड फॉर इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो ईबीएस वॉल्यूम कहाँ यूज होगा? ईएफएस वॉल्यूम कहाँ यूज होगा? सिंपल स्टोरेज कहाँ यूज होगा? इफेमरल कहाँ यूज होगा? तो मैं आपको बता दूं, ईबीएस, ईएफएस, सिंपल स्टोरेज सर्विस, इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। ये रहा ईबीएस वॉल्यूम का सेक्शन, ये रहा इनका ईबीएस वॉल्यूम का सेक्शन, ये रहा इनका ईएफएस वॉल्यूम का सेक्शन, ये रहा इनका सिंपल स्टोरेज का सेक्शन। शॉर्टकट नेम क्या है? S3। ये ईएफएस, ईबीएस, और जो इंस्टेंस ई फिमरल स्टोरेज है, इसका सेक्शन क्या है? तो इसका सेक्शन क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था क्लास के अंदर कि जब हम लोग इंस्टेंस बनाते हैं तो वो किसी रैक में जाता है। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है दोस्तों? रैक में जाता है। रैक कैसा होता है? इस टाइप का। इस रैक में क्या है? सर्वर लगा हुआ है। राइट, ऐसे होता है। तो ये मान लो एक रैक है, और रैक की कॉन्फ़िगरेशंस है। क्या कॉन्फ़िगरेशन है? मान लो रैक की कॉन्फ़िगरेशंस क्या है? 50 GB
50 TB हार्ड ड्राइव, ठीक है, 2 TB रैम, और 500 500 CPU। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लो ये, और यहाँ पे इन्होंने वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज किया है। ये, और आपने वीएम बनाते हो तो आपकी वीएम यहाँ बनी, लेकिन ये वीएम क्या करती है, यहाँ पे इस वीएम के लिए यहाँ पे ईबीएस वॉल्यूम क्रिएट होता है, और वो ईबीएस वॉल्यूम यहाँ पर अटैच होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉय हो जाता है। फिर फर्दर जितना भी डेटा आप सेव करते हो, सारा डेटा यहाँ सेव होता है। तो ईबीएस वॉल्यूम यूज फॉर बूट वॉल्यूम। क्या? बूट वॉल्यूम। तो जो भी एप्लीकेशन वगैरह लोड करना होता है, वो सारा चीजें कहाँ सेव होती हैं? ईबीएस के अंदर। लेकिन अगर आपको शेयर ड्राइव चाहिए, क्या चाहिए? शेयर ड्राइव। तो आप क्या लोगे? ईएफएस लेते हो। फिर आप क्या लेते हो? ईएफएस। ऐसा ड्राइव, ऐसी हार्ड ड्राइव जो मल्टीपल इंस्टेंस पे अटैच हो जाए, क्योंकि ईबीएस वॉल्यूम एक इंस्टेंस के साथ अटैच हो चुका है, तो आपके दूसरे इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं होगा, तीसरे के साथ नहीं होगा। बट आपको ऐसा शेयर्ड वॉल्यूम चाहिए जिसको आपने क्रिएट किया और नंबर ऑफ इंस्टेंस के साथ आपने अटैच कर दिया। जैसे आपके यहाँ भी एक और इंस्टेंस चल रहा है, यहाँ भी आपका एक इंस्टेंस चल रहा है, यहाँ भी आपकी कंपनी का एक इंस्टेंस चल रहा है, यहाँ भी आपकी कंपनी का, या फिर ऐसा इंस्टेंस है जो एक ही एप्लीकेशन सर्व कर रहा है। तो हम चाहते हैं बैकएंड में इन सबका स्टोरेज एक ही जगह पे हो। तो ईएफएस वॉल्यूम क्रिएट किया, और उसको हमने सारे इंस्टेंस के साथ क्या किया? एक ही वॉल्यूम को सारे इंस्टेंस के साथ अटैच करके हमने यूज कर लिया। तो ये एक्ट एज अ शेयर्ड हार्ड ड्राइव। क्या? एक्ट एज अ शेयर्ड हार्ड ड्राइव। अब बात आती है S3 की। तो रॉ डेटा स्टोर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स स्टोर करने के लिए S3 है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? कि फॉर एग्जाम्पल मैं इन सर्वर के ऊपर अपनी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा हूं। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ लोड हो गया? ईबीएस में। फिर एप्लीकेशंस की डिपेंडेंसीज चाहिए, जैसे जावा, पीएचपी, माई सिक्वल, नोड जेएस, ये सॉफ्टवेयर डालना होगा। वो सॉफ्टवेयर कहाँ जाके लोड हो गया? ईबीएस में। कहाँ हो गया? ईबीएस में। फिर आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, वो आप लोड करोगे, वो कहाँ लोड हो रहा है? ईबीएस में। ठीक है। लेकिन कल को आपने बोला कि आपकी एप्लीकेशंस जब कोई डेटा को जनरेट करेगी, कोई डेटा को जनरेट करेगी, तो उस डेटा को हम कॉमन स्टोरेज में रखना चाहते हैं, और वही स्टोरेज सारी वीएम के साथ अटैच होगा,
जिससे कि किसी भी वीएम पे जाएं तो डेटा रिफ्लेक्ट करे। तो फिर वैसी चीज आप ईएफएस में स्टोर करेंगे। फिर बात आती है कि हमारे कस्टमर हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के थ्रू वीडियोस को प्ले करेंगे, या कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्ले करेंगे, या कुछ पिक्चर्स हम उन्हें दिखाएंगे अपनी वेबसाइट पे, जस्ट लाइक यूट्यूब। तो यूट्यूब पे हम गए तो हम वीडियोस डाउनलोड करते हैं, या आपकी वेबसाइट में आपके यूजर्स अपनी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करते हैं, या अपनी कुछ पिक्चर क्लिप अपलोड करते हैं। तो वो क्या होता है, वीडियोस क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, पिक्चर्स क्या हो गए, ये ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो उन्हें स्टोर करने के लिए हमने S3 का इस्तेमाल कर लिया। यहां तक समझ आया सबको? एक बारी कंफर्म, सबको क्लियर है? सब लोग एक बार कंफर्म। यस। यस। अब बात आती है इफिमरल स्टोरेज की। तो आपका वीएम जिस रैक पे गया हुआ है उस रैक पे भी स्टोरेज की कैपेसिटी है। उसको हम लोग कहते हैं लोकल स्टोरेज। क्या कहते हैं? लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज को इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया कि लोकल स्टोरेज इक्वल टू ईबीएस स्टोरेज। लेकिन इन्होंने ईबीएस स्टोरेज इसे लॉन्च किया क्योंकि अगर आप लोकल स्टोरेज ही यूज करते, तो मान लो यहां से मैंने लोकल स्टोरेज क्रिएट किया 50 GB, और उसको अपनी वीएम के साथ अटैच कर लिया, और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर लिया, एप्लीकेशन लोड कर लिया लोकल स्टोरेज में। तो कल को अगर आपका ये रैक अगर आपका डैमेज हो जाए, या रैक अगर इनका आउटेज हो जाए, तो आपकी जो वीएम है वो तो दूसरे रैक पे जाकर डिप्लॉय हो जाएगी, नो डाउट, क्योंकि ये मैकेनिज्म हमने देखा है लास्ट क्लास में कि आज इस रैक पे है, कल इसको स्टॉप करके स्टार्ट करो, दूसरे रैक पे चली जाएगी और ये स्टोरेज उधर मैप्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोकल स्टोरेज यूज कर रहे हो, तो ये वीएम अगर दूसरे रैक पे जाके शिफ्ट होती है, तो ये स्टोरेज कैसे जाएगा? नहीं जाएगा दूसरे रैक में, क्योंकि ये तो लोकल है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। फिर उसके बाद अगर रैक डैमेज हो गया तो डेटा का क्या गारंटी है? तो इसलिए इन्होंने ईबीएस स्टोरेज लॉन्च किया। क्या किया? ईबीएस स्टोरेज। लेकिन फिर भी अब आप बोलोगे कि ये स्टोरेज फिर रखा ही क्यों, इन्होंने हटा देते इसको। इसको कैसे हटाओगे आप जब रैक बाय करोगे तो उसके अंदर तो ये लगा ही होगा। वो अलग बात है कि आपको यूज करना है नहीं करना, वो अलग चीज है। तो इस स्टोरेज को कई बार लोकल स्टोरेज, इफिमरल स्टोरेज इक्वल टू, लोग इसे टेम्परेरी स्टोरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी स्टोरेज। तो एडब्ल्यूएस ने इसका यूज केस क्या किया, इस लोकल स्टोरेज पे इन्होंने 80 to 90% तक का डिस्काउंट दिया। 80 to 90% तक का डिस्काउंट इन्होंने इसके ऊपर दे दिया। और ये लोकल स्टोरेज मच बेटर देन फास्ट है ऑल स्टोरेज से। क्यों फास्ट है? क्योंकि यहाँ पे लेटेंसी जैसी कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, वो लोकल में ही है। ईबीएस वॉल्यूम तो फिर भी नेटवर्क से आ रहा है, ईएफएस नेटवर्क से आ रहा है, S3 नेटवर्क से आ रहा है। एक बार आपको यहां
लेटेंसी हाइक देखने को मिल जाएगी, लोकल पे नहीं मिलेगी। बट लोकल के साथ वही प्रॉब्लम है कि कल को आप इंस्टेंस को स्टॉप करके स्टार्ट करते हो तो ये दूसरे रैक पे चला जाएगा, तो ये उधर माउट अटैच नहीं होगा। या तो फिर इन लोग ऐसा करें कि ये दूसरे रैक पे ना जाए। तो अगर ये दूसरे रैक पे नहीं जाएगा, उसी रैक पे रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कैपेसिटी गारंटी ले ली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसी रैक पे रहेगा तो फिर तो वही हो गया ना कि कैपेसिटी गारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आप यूज नहीं कर रहे हो तब भी आपने स्पेस ले रखा है यहाँ पे। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपको हटा के यहाँ पे दूसरे का लॉन्च कर दें, क्योंकि यहाँ से मैपिंग आपकी ये हट रही है, स्पेस तो फिर भी आपने ऑक्यूपाई कर रखा। तो इन्होंने कंसेप्ट लॉन्च किया लोकल स्टोरेज का कि आपको हम लोकल स्टोरेज पे मच बेटर देन डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करेंगे कंपेयर टू दी ईबीएस फॉलो। बट इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आपने लोकल स्टोरेज को क्रिएट किया और अटैच कर लिया, और आप अगर इंस्टेंस को स्टॉप करते हो और फिर स्टार्ट करते हो, तो ये वीएम दूसरे रैक पे चली जाएगी और आपने लोकल स्टोरेज आपको जो मिला हुआ था वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा ये लोग कहते हैं कि लोकल स्टोरेज को इसीलिए टेम्परेरी कहा जा रहा है। और जब टेम्परेरी कहा जा रहा है तो लोकल स्टोरेज पे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करना बंद कर दिया है। जैसे आप रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लोगे तो लोकल स्टोरेज पे नहीं लोड होगा। उबंटू लोगे नहीं लेगा, नहीं लोड होगा। बट जो AWS की अपनी लिनक्स है वो सपोर्ट कर जाती है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि स्टॉप करके स्टार्ट करोगे तो डेटा फ्लस। तो फिर इसका फायदा क्या हो गया? ना यूज करना ही ज्यादा बेटर है। तो इसका फायदा देखो ये हो गया कि इसमें स्पीड बहुत होती है। क्या होती है? स्पीड बहुत होती है। तो कंपनी ने क्या किया? ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सी कंपनी ने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को लोड करने के लिए लोकल स्टोरेज का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। लोकल स्टोरेज का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया और फिर बोला ठीक है, जो भी डेटा इस पे आके स्टोर होगा उसको फटाफट माइग्रेट कर दिया EFS के साइड। फिर उन्होंने सेटिंग की, ठीक है अगर ये स्टॉप और स्टार्ट के बाद ये VM अगर दूसरे रैक पे जाती है तो उन्होंने स्क्रिप्ट लगा दी वहां पे भी लोकल स्टोरेज मिले, और जो डेटा यहाँ पे बाइंड अप हुआ था वो डेटा रिवर्ट बैक हो जाए फटाफट, जिससे कि हमारी एप्लीकेशन बूटअप कर जाए जल्द से जल्द। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जब से ये पीएन बनता है तो लोकल डेटा स्टोर ऑलरेडी अटैच होता है या हमें अटैच करना पड़ेगा भाई? लोकल स्टोरेज हाँ। एक तो बता दो, लोकल स्टोरेज बाय डिफॉल्ट अटैच नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा। और बहुत सी VM लोकल स्टोरेज को सपोर्ट भी नहीं करती हैं।
और कौन है? ये फ्री टेयर में होता है क्या लोकल स्टोरेज? हाँ, मिल जाता है। और कौन है? और किसका क्वेश्चन है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? ये लास्ट आपने अभी बताया वो रिपीट करेंगे क्या? लास्ट ये कौन सा? लोकल स्टोरेज कैसे ये मैप होता है? वो तो प्रैक्टिकल में देखेंगे ना, मैप कहीं का क्रिएट करते हैं और मैप कर देते हैं वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो अगर स्टॉप स्टार्ट भी करे तो डाटा गया रहता है डेटा, हाँ, इसमें? डेटा गया। जब तक से डेटा सिग्नल कुछ इशू ना हो जाए तब तक वो डेटा रहेगा। करेक्ट। जब तक ऑन रहेगा तब तक डेटा। हाँ। क्योंकि वीएम दूसरे रैक पे चली गई ना, और वीएम दूसरे रैक पे चली गई तो फिर वो जी स्टोरेज का रख सर, के हाँ। क्या रखेगा फिर? गारंटी थोड़ी है कि आपकी वीएम जी दोबारा सर, नहीं हाँ। आएगी, और दोबारा आएगी भी तो आप हम्म, ऑक्यूपाई कितने रैक पे स्टोरेज करके रखोगे? ये गेम होम के लिए बेस्ट होता है। आपने देखा ना कि ऑनलाइन लोग गेम खेलते हैं, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन होती है हम्म, जो जब तक ऑन रहेगा तब तक डेटा रहेगा। ठीक है, इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको हम्म। दिखाता हूँ। इसका एक लाइव एग्जांपल है। आप लोगों ने कुबरनेटिस पढ़ा है पहले कभी? नहीं नहीं सर। तो कुबरनेटिस का हमें ना ऑनलाइन एक क्लस्टर मिलता है, पता है, क्लाउड की तरह। देखो, ऑनलाइन एक क्लस्टर मिलता है हमको कुबरनेटिस का बना बनाया। ये देखो, ये मेरे को ना कुबरनेटिस, आपने किसी ने पढ़ा होगा तो समझ पा रहे होगे आप ये क्या है। ये कुबरनेटिस क्लस्टर मुझे बना बनाया मिला है, देखो। ठीक है, बना बनाया मिला है। लेकिन ये क्या कह रहा है, 60 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है, 60 मिनट के बाद इसके अंदर मैं जो भी डेटा सेव करूंगा, जो भी काम करूंगा, वो खत्म। क्योंकि 60 मिनट के बाद हटा देगा ये। तो बैकएंड में इन्होंने क्या दिया है, लोकल स्टोरेज दिया है। ऐसे जब मैं ऑनलाइन गेम खेलने जाता हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, अगर मैंने गेम को जैसे ही लॉग आउट मारा, तो दोबारा जब लॉग इन करूंगा तो वो पुराना वाला हिस्ट्री नहीं आ रहा। तो ऐसे इंटरनेट में तमाम ऐसी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी जो प्लग एंड प्ले टाइप से होती हैं। आपने ऑन किया, चालू हो गई, और इतनी स्पीड उसमें मिलती है कि पूछो मत। तो उसके बैकएंड में क्या है, सारा लोकल स्टोरेज है। क्या है? चलो कुछ करो। लोकल स्टोरेज है। तो जब भी हाई स्पीड की बात होती है तो आप समझ लें लोकल स्टोरेज। कंपनी के अंदर देखो, बहुत बार हाई स्पीड एप्लीकेशन रन करना पड़ता है, जैसे एसएपी या हाना जैसी एप्लीकेशन होती हैं। उनके लिए बहुत स्पीड चाहिए तो कंपनी क्या करती है, लोकल स्टोरेज पे लोड कर देती है। अब वो लोकल स्टोरेज पे चल रहा है पूरा। बट डर यही कि एक बार अगर बंद हो गया तो क्या होगा, डेटा तो चला जाएगा। तो कंपनी ने पहले ही स्क्रिप्ट लगा दी है कि लोकल स्टोरेज पे जो भी डेटा आके जनरेट होकर स्टोर होता है उसको फटाफट स्क्रिप्ट चला के उसे आप माइग्रेट कर देते हो ईएफएस के साइड या ईबीएस के साइड, माइग्रेट आपने कर दिया। ईबी ईएफएस या ईबीएस के साइड माइग्रेट कर दिया। ठीक है।
जैसे ही एप्लीकेशन आप सिस्टम आपकी स्टॉप स्टार्ट होती है, और स्टॉप होके स्टार्ट हुई तो लोकल स्टोरेज का डेटा तो चला गया, लेकिन फटाफट चीजें लोड हो गई और ईबीएस में जो थी वो वापस से माउंटिंग हो गई। तो कई बार कंपनी ऐसे करती है कि इंस्टेंस बनाई, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए और एप्लीकेशन को लोड करने के लिए उन्होंने लोकल स्टोरेज यूज कर लिया, लेकिन एप्लीकेशन जो डेटा जनरेट करेगा उसको उन्होंने बोला कि ईबीएस में जाना चाहिए। तो उनको एटलीस्ट रन टाइम स्पीड मिल गई, क्योंकि मेन रन टाइम स्पीड कहाँ होती है, ओएस के ऊपर और जो एप्लीकेशन लोडेड है। फिर एप्लीकेशन जो भी डेटा जनरेट कर रहा है तो हम लोग उसकी कॉन्फ़िग फाइल पे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके उसको बता दिया कि भाई जो डेटा आप जनरेट कर रहे हो लोकल पे स्टोर ना करके ये रहा ईबीएस वॉल्यूम, इस पे करो। और फिर जब वो नया इंस्टेंस बनेगा तो उस टाइम पे नया लोकल स्टोरेज मिलेगा, तो नया लोकल स्टोरेज पे फिर से वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूटअप करा देंगे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। बट जो डेटा जनरेट हो रहा था वो तो वहां पे हमने सेव ही नहीं किया था, वो तो हमने ईबीएस पे किया था। और फटाफट हमने, ईबीएस भी चेंज नहीं हुआ, ईबीएस का एक ही पाथ है, सेम लिंक है, तो हमने फटाफट बोला कि ये लिंक इससे मैप्ड हो जाए। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? जी सर, जी। प्रकाश क्लियर है? यस सर। ठीक है, देखो आपकी जो इमेज होती है ना उस पे भी लिखा होता है, देखो कि जो रूट वॉल्यूम होगा वो ईबीएस होगा या लोकल होगा। तो यहाँ देखो रूट डिवाइस टाइप ईबीएस लिखा हो, इसका मतलब ये वाली इमेज लोकल पे कभी लोड नहीं होने वाली। ऐसे आप ब्राउज करो एक बार। तो रूट डिवाइस टाइप ईबीएस, रूट डिवाइस टाइप ईबीएस, 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 देख रहे हो?
इसको इंस्टेंस स्टोर भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो, रूट डिवाइस टाइप इंस्टेंस स्टोरेज, मतलब लोकल। इंस्टेंस स्टोरेज लोकल, ये करेगा लोकल, ये इमेज लोकल पे हो जाएगी लोड, ये हो जाएगी लोकल पे लोड। इंस्टेंस स्टोरेज, इंस्टेंस स्टोरेज। तो यहां से आके फिल्टर कर सकते हो। ईबीएस रूट डिवाइस टाइप ईबीएस चाहिए या इंस्टेंस चाहिए। ये तो रही इमेज की बात। इमेज कौन सा सपोर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अब ऐसे ही यहाँ आ जाओ। तो यहाँ पे कंपेयर इंस्टेंस टाइप पे आओ। तो स्टोरेज में देखो, यहाँ पे अगर डैश डैश आ रहा है तो मतलब ईबीएस है। क्या है? एक मिनट। हम्म। क्या है ना कि हर टाइप के इंस्टेंस पे सपोर्ट नहीं करता है।
ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिस इंस्टेंस टाइप ओनली सपोर्ट ईबीएस बैकएंड एम। ये इंस्टेंस टाइप बैकएंड में ईबीएस does not support the selected AMI root volume type. एडिशनल तो ले ही सकते हैं। चलो इसको देखता हूँ बाद में, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है। एक तो ये लैपटॉप भी इतना हैंग कर। तो देखो, जब आप इंस्टेंस को लॉन्च करने जाते हो, ठीक है, लोकल स्टोरेज को अभी साइड रखते हैं, तो यहाँ देखो स्टोरेज का सेक्शन आ रहा है। क्या आ रहा था? स्टोरेज का सेक्शन। तो बाय डिफॉल्ट आपको ना 8 GB का वॉल्यूम मिलता है। क्या मिलता है? 8 GB। आप उसको बढ़ा घटा सकते हो यहाँ से। और ओनली वन वॉल्यूम मिलता है। आप ऐड न्यू करके 2 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम ले सकते हो। कितना ले सकते हो? जितना आपका इंस्टेंस सपोर्ट करे। और क्या लिखा हुआ है देखो, फ्री टियर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ ईबीएस जनरल पर्पस एसएसडी और मैग्नेटिक स्टोरेज। तो 8 GB का जो आप वॉल्यूम लेते हो, इसके अंदर नंबर ऑफ टाइप्स हैं। कह रहे ये जनरल पर्पस एसएसडी जीपी 3, जनरल पर्पस एसएसडी जीपी 2, जनरल, और ये प्रोविजन आईओपीएस एसएसडी आईओ 1, प्रोविजन आईओपीएस एसएसडी आईओ 2। ठीक है, ये। उसके बाद कह रहा है कि कोल्ड हार्ड ड्राइव SC1 और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD ST1 और एक मैग्नेटिक डिस्क आपके पास है। तो ये कह रहा है कि जनरल पर्पस में से GP3 और ये मैग्नेटिक में से स्टैंडर्ड, ये आपको 30 GB स्टोरेज आपको फ्री मिलेगी। 30 GB के ऊपर अगर आप जाते हो, क्या 30 GB के ऊपर अगर आप जाते हो तो उसका बिल बनेगा। क्या बनेगा सर? बिल बनेगा। अब 30 GB के ऊपर कितना, जितना भी जाते हो आप। आवाज आ रही है? म्यूट करो किसी का बहुत ज्यादा। सौम्या म्यूट करो आप। ठीक है, तो मान लो सौम्या म्यूट करो आप। तो आपने ऑलरेडी म्यूट हूँ। फिर ये आवाज किसकी आ रही है? विपिन है वे। कल भी इनके इधर से आवाज आ रही थी, फैन चालू कर रखा हो। तो आपने अगर एक इंस्टेंस क्रिएट किया और उस पे आपने अगर 30 GB स्टोरेज ले लिया, एक इंस्टेंस क्रिएट किया और आपने अगर उस पे 30 GB स्टोरेज ले लिया, तो आप समझ लें क्या, दूसरा इंस्टेंस अगर आप क्रिएट करते हो उस पे भी 30 GB स्टोरेज अगर आपने ले लिया, तो दूसरे इंस्टेंस के साथ जो स्टोरेज है उसका बिल आएगा। क्या आएगा दोस्तों? उसका बिल आएगा। और एक चीज, बिल से एक चीज मैं और आपको बता देता हूं। बिल की पहली बात आई तो मेरे को दिमाग में आ गया, जो लोकल स्टोरेज था ना,
वो आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ध्यान रखना क्या मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलता है, लेकिन हर टाइप के इंस्टेंस के साथ सपोर्ट नहीं करता। वो बड़े बड़े इंस्टेंस के टाइप के साथ सपोर्ट करता है जो ऑलरेडी कॉस्टली है। तो ऐसा ना हो कि फ्री के चक्कर में आपको लगता है लोकल स्टोरेज फ्री में मिल रहा है, चलो चलते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप ऐसे इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हो जो रियली में आपके यूज के नहीं है। मतलब आपकी कॉन्फ़िगरेशन 20 GB रैम की है, अब वो लोकल स्टोरेज मिल रहा है 150 GB रैम के इंस्टेंस के साथ, और आपको लग रहा है कि यार स्टोरेज का पैसा बच जाएगा, उधर से ले लेते। तो बात उतना ही हो गया कि आपकी नीड थी 20 GB, आपने ले लिया 150 GB वाला। तो 150 GB का पैसा तो आप ले दोगे ही ना, तो उसी से एडजस्ट कर लेंगे वो। तो यहाँ पर देखो कितने सारे टाइप आ रहे हैं, जनरल पर्पस SSD, जनरल पर्पस SSD GP2, आयो PS SSD, IO1 और IO2। तो बेसिकली इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है। इनमें डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस, ये जो टाइप्स हैं। तो AWS EBS वॉल्यूम टाइप यहाँ पे सर्च करो। ये देखो कह रहे सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका मतलब ये है कि जनरल पर्पस GP3, जनरल पर्पस GP2, प्रोविजन IOPS SSD IO1 एंड प्रोविजन IOPS SSD IO2, ये चारों हार्ड ड्राइव जो आपको मिल रही है एज अ वर्चुअली, उनके बैकएंड में SSD हार्ड ड्राइव उन्होंने लगा रखा, ये कह रहे हैं। और ये SC1 और ST1 के बैकएंड में उन्होंने HDD हार्ड ड्राइव लगा रखा है। और ये मैग्नेटिक है, पुराने जमाने की फ्लॉपी डिस्क की तरह। तो ये तो अब डेप्रिकेटेड हो चुकी है, बट इन्होंने अपने इधर से हटाया नहीं है। रीजन ये कि कोई अगर यूज कर रहा होगा तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो डेफिनेटली है कि अगर आप ऐसी हार्ड ड्राइव को चूज करते हो जिसके बैकएंड में SSD डिस्क लगी हुई है, तो डेफिनेटली है कि उस पर स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। और जिसके बैकएंड में HDD लगी हुई है, उस पर स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी। ये तो बेसिक का कंसेप्ट है, आपने कभी बचपन में लैपटॉप खरीदा होगा तभी सीख गए होगे ये चीज। तो बट ये भी आपको पता होगा कि SSD हार्ड ड्राइव महंगी आती है, HDD हार्ड ड्राइव सस्ती आती है। तो प्राइस में भी डिफरेंशिएट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई हमेशा SSD हार्ड ड्राइव ही खरीद लें आप। डिपेंड करता है आपका यूज केस क्या है। अगर मेरा यूज केस ओनली एक बिग डेटा सेटअप करने का है, हडूप सेटअप करने का है, डेटा स्टोरेज सेटअप करने का प्लान मेरे पास है, तो उस सिनेरियो में अब जहां पे सिर्फ मुझे डेटा स्टोर करके रखना है, डेटा पे ऑपरेशन नहीं करनी है, तो वहां पे मेरे को स्पीड थोड़ी चाहिए, मुझे एक सस्ती सी स्टोरेज चाहिए। तो जहां स्पीड मैटर नहीं करेगी वहां आप ले लेना HDD, जहां स्पीड मैटर करती है वहां आप ले लेना SSD। बात खत्म। तो जरूरी थोड़ी कि हर कंपनी को स्पीड ही मैटर करता है, या स्पीड मैटर करता है तो हर इन्वायरमेंट में स्पीड चाहिए। मान लो मैं डेटा वेयर हाउस सर्वर बना रहा हूँ, तो डेटा वेयर हाउस सर्वर जहां लोड करूंगा उस उसके लिए मुझे स्पीड चाहिए। लेकिन जब वो डेटा वेयर हाउस सर्वर डेटा को लाएगा और डेटा को स्टोर करेगा,
तो वहां तो मुझे स्पीड थोड़ी चाहिए, वहां तो मैं यही सोचूंगा कोई सस्ती सी स्टोरेज मिल जाए जहां मेरा काम हो जाए। तो इनमें अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट अगर देखें तो डिफ्रेंशिएट देखो क्या है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या बोल रहा है, एसएसडी बैक वॉल्यूम आर ऑप्टिमाइज फॉर ट्रांजेक्शनल वर्कलोड इन इन्वॉल्विंग फ्रीक्वेंट रीड राइट ऑपरेशन विथ स्मॉल आईओ साइज इनपुट आउटपुट साइज where the dominated performing attitude IOPS SSD backend volume tight including the general purpose SSD and provision IOPS SSD the following is the summary of the use cases। देखो आप यहाँ पे लिखा कह रहा है जनरल पर्पस SSD वॉल्यूम एंड प्रोविजन IOPS SSD वॉल्यूम। अब SSD को भी दो पार्ट में डिवाइड उन्होंने कर दिया, जनरल पर्पस SSD वॉल्यूम, प्रोविजन IOPS SSD वॉल्यूम। कह रहा जनरल पर्पस एसएसडी वॉल्यूम के अंदर GP3 और GP2। GP3 GP2 में क्या वर्जन है, जनरल पर्पस वर्जन 2, जनरल पर्पस वर्जन 3। आयो ब्लॉक एक्सप्रेस 3 एंड IO1। कह रहा ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी समझते हैं आप लोग? हाँ जी, लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। ड्यूरेबिलिटी वर्ड क्लियर है सबको? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ड्यूरेबिलिटी क्या आंसर करोगे? ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है आपकी एज कहां तक होगी। तो आजकल इंसान की एज कहां तक है? 100 साल है, 150 साल है? नहीं है, कौन बताए? 100 साल भी नहीं सर। 100 साल भी नहीं, कितनी है? कितना? 70-75। और जो बीमार होते हो, और जो बीमार होते हो थोड़ा कम कर दो, है ना? तो अगर कोई आपके सामने कोई हेल्दी इंसान आ जाए तो आप बोलोगे यार इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगी। तो ये वही कह रहा है कि जनरल पर्पस एसएसडी की जो ड्यूरेबिलिटी है वो क्या है, देखो 99.8% से लेके 99.9% ड्यूरेबिलिटी। कह रहा है 0.1% से लेके 0.2% एनुअल फेलियर रेट। क्या है? एनुअल फेलियर रेट। इसका मतलब क्या हुआ एनुअल फेलियर रेट? इसका मतलब हुआ कि आपने अगर एसएसडी वॉल्यूम लिया है तो ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होगा। भाई एक इंसान है तो ऐसा नहीं है कि वो बीमार नहीं होगा, बीमार तो होगा, लेकिन पूरे ईयर में कितने दिन के लिए वो बीमार हो रहा है, और कोई एक है जो पूरे साल ही बीमार रहता है। तो वैसे ही है, कह रहे इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, 99.8% से लेकर 99.9% ड्यूरेबिलिटी है। फेलियर रेट है इसका 0.1% से लेकर 0.2 एनुअल फेलियर रेट। एक साल में इतना परसेंट ये फेल हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा। इसकी ड्यूरेबिलिटी देखो क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बेटर है। इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, 99.3 टाइम 9% है, और फेलियर रेट देखो और कम हो गया। यूज केसेस क्या है, कह रहे ये यूज केसेस होगा ट्रांजेक्शनल वर्कलोड, वर्चुअल डेस्कटॉप, मिड साइज ऑफ सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस, लो लेटेंसी इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, बूट वॉल्यूम,
डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एनवायरनमेंट, तो ये यूज केसेस बता रहा है। इसका यूज केसेस क्या है, ये दोनों का यूज केसेस इसने बता दिया। IO2 का यूज केसेस क्या है, कह रहा वर्कलोड दैट रिक्वायर्ड सब मिली सेकेंड लेटेंसी, सस्टेन IOPS परफॉर्मेंस more than 64,000 IOPS or 1,000 MIB of the throughput। कह रहा है ये वहां यूज करना जहां आपको मिली सेकेंड नहीं, सब मिली सेकेंड स्पीड चाहिए हो। ये क्या कह रहा है इसका यूज केस, वर्कलोड दैट रिक्वायर्ड सस्टेन IOPS परफॉर्मेंस और मोर देन 16,000 IOPS, आयो इंटेंसिव डेटा बेस वर्कलोड। तो ये इनके यूज केसेस लिखे हैं। वॉल्यूम का साइज कह रहा है ये वाला जो वॉल्यूम है GP2 GP3 1 GB से 16 TB तक ले सकते हो, ये 4 GB से 64 TB तक ले सकते हो, ये 4 GB से 16 GB TB तक ले सकते हो। तो सबसे ज्यादा इस पे मिल रहा है। कह रहा है मैक्सिमम IOPS पर वॉल्यूम। IOPS क्या होता है, IOPS स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। तो किसी भी वॉल्यूम की, किसी भी हार्ड ड्राइव की स्पीड आपको जो मिलती है बैकएंड से, वो IOPS की वजह से ही मिलती है, क्योंकि एक हार्ड ड्राइव में जितनी ज्यादा IOPS आपको मिलेगी वो हार्ड ड्राइव उतना ज्यादा फास्ट होगा। तो 16,000 का मतलब क्या हुआ कि GP2 और GP3 अगर आप लेते हो तो एक सेकंड में इनपुट आउटपुट पर सेकंड, एक सेकंड में आप उस हार्ड ड्राइव के ऊपर 16,000 टाइम रीड एंड राइट के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 16,000 टाइम रीड के और राइट के दोनों मिलाकर, दोनों रीड और राइट दोनों मिलाकर 16,000 आप कर सकते हो ऑपरेशन 1 सेकंड। लेकिन इसमें देखें तो 1 सेकंड में 2,56,000 टाइम्स ऑपरेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इस पे स्पीड ज्यादा हो। समझ आई? कंफर्म करो एक बार सब लोग फटाफट। यस। यस। किसी को डाउट तो नहीं है? समझ आई। ये IO2 है ना, ये 256। हम्म ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 64 मिलेगा 1000 टाइम। मैक्स थ्रूपुट पर वॉल्यूम, ये क्या होता है? पर वॉल्यूम का मतलब होता है मैक्स, थ्रूपुट का मतलब होता है कि ठीक है आपने अपनी स्पीड बता दी कि आपकी स्पीड ये है कि आप 1 सेकंड में 16,000 बार रीड राइट करते हो, ठीक है। कैपेसिटी तो बताओ क्या, कैपेसिटी भी तो डिस्क्राइब करो, आपकी कैपेसिटी क्या है? कि भाई अच्छी बात है कि आप 16,000 या 2,56,000 आप रीड राइट कर पा रहे हो, लेकिन जरा ये बताओ कितना डेटा कर लेते हो 1 सेकंड में रीड राइट, डेटा का सही। तो ये कह रहा है कि 1,000 MB, मतलब अगर इसके 16,000 रीड राइट ऑपरेशन 1 सेकंड में परफॉर्म हो जाते हैं तो एटलीस्ट समझ लो 1,000 MB तक का डेटा उसने राइट कर दिया। यहां कह रहा है 250 MB, यहां कह रहा है 4,000 MB। समझाता हूं। एक स्टूडेंट कहता है मैं पूरा दिन पढ़ने की कैपेसिटी मेरे अंदर है, तो उसकी स्पीड अच्छी है, पूरा दिन पढ़ता है 12 घंटे, वो तो ठीक है। डेटा कितना ग्रैब किया, पढ़ा तो पूरा, समझ कुछ नहीं आया, फायदा क्या हुआ?
जैसे ऑफिस में एक बंदा कहता है कि सबसे ज्यादा काम करता है, सुबह 9 बजे आता है, 6:30 तक काम करता है लैपटॉप में, आउटपुट क्या आया? कुछ नहीं। वहीं पे एक बंदा है जो 2 घंटा काम करता है, 2 घंटे में काम कर देता है, खत्म। तो मैटर नहीं करता कि स्पीड अच्छी, आईओपीएस ज्यादा मिल रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो, डिपेंड करता है कि आपके पास थ्रूपुट, एमआई डेट कितना है, वो भी मैटर करता है। तो दोनों मिलाकर स्पीड मैटर करता है। तो सबसे ज्यादा थ्रूपुट यहाँ मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली कि ये वॉल्यूम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। Amazon EBS मल्टी अटैच का मतलब पता क्या होता है? कि जो EBS वॉल्यूम है उसको भी आप मल्टीपल इंस्टेंस के साथ अटैच कर सकते हो एट द मोमेंट ऑफ टाइम। तो कह रहा है नॉट सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड। ये कह रहा है सपोर्टेड। क्या कह रहा है? सपोर्टेड। एनवीएमई रिजर्वेशन कह रहा है नॉट सपोर्टेड, सपोर्टेड, सपोर्टेड। बूट वॉल्यूम सपोर्टेड, मतलब किसी भी हार्ड ड्राइव इनमें से लेके आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकते। ये थोड़ा उसके बारे में बता रहा है, आप इसको पढ़ लें। आप कह रहा है कि हार्ड डिस्क एचडीडी के बारे में बता रहा है। HDD bucket volume are optimized for the large streaming workload where the dominant performance attribute throughput HD volume types including throughput optimized HDD and cold HDD। कोल्ड वही है जहां पर मैंने आपको बताया था वर्क तो स्लो करेगी। तो ये वही कह रहा है कि देखो वॉल्यूम टाइप ST1 ड्यूरेबिलिटी 99.8% से लेकर 99.9% ड्यूरेबिलिटी है। वही एनुअल रेट यहाँ पर भी है। यूज केस देखो, बिग डेटा, डेटा वेयर हाउस, लॉग प्रोसेसिंग। इसका थ्रूपुट ओरिएंटेड स्टोरेज फॉर द डेटा दैट इज इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस। फ्रिक्वेंटली मतलब लगातार, इनफ्रिक्वेंटली मतलब कभी कभी एक्सेस करना है। सिनेरियो वेयर द लोवेस्ट स्टोरेज कॉस्ट इज इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा डेटा जिसको आप उठा के सिर्फ रखना चाहते हो, एक्सेस आप उसे कभी करते नहीं हो, सिर्फ एक लीगल एग्रीमेंट के थ्रू आप उनका डेटा रखना चाहते हो बस स्टोर करके, तो ये बेस्ट है क्योंकि कॉस्ट भी लो है। बिग डेटा वेयर हाउस के लिए ये बेस्ट है, पर कॉस्ट भी लो है। वॉल्यूम साइज 125 GB से लेकर 16 TB तक मिल सकती है। मैक्सिमम आईओपीएस पर वॉल्यूम 500, 500 और 250। देखो यहाँ पर आईओपीएस ही नहीं मिल रही तो स्पीड क्या मिलेगी? मैक्सिमम थ्रूपुट भी आप देख लो कमी है, 500 से 250 इधर है। Amazon EBS मल्टी अटैच नॉट सपोर्टेड, बूट वॉल्यूम नॉट सपोर्टेड। साफ साफ कह दिया कि ओएस नहीं डालना भाई इसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये धीरे काम कर रही है। धीरे मतलब ये बूढ़ा हो गया। क्या? ये बूढ़ा इंसान। क्लियर है? हाँ जी सर। मैग्नेटिक के बारे में देख लो, कह रहा है प्रीवियस जनरेशन ऑफ द वॉल्यूम, पुराने जनरेशन की वॉल्यूम थी मैग्नेटिक स्टैंडर्ड वॉल्यूम आर द प्रीवियस जनरेशन वॉल्यूम दैट आर द बैकएंड बाय द मैग्नेटिक ड्राइव। राइट, पढ़े इसको आप थोड़ा सा और। तो साफ साफ कह रहा है कि भाई देखो, इसका यूज केस क्या है? वर्कलोड वेयर डेटा इज इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। वॉल्यूम टाइप स्टैंडर्ड होता है। वॉल्यूम साइज भी 1 GB से 1 TB मिल रही है, कमी है। मैक्सिमम आईपीएस 40 से 200 है। मैक्सिमम थ्रूपुट 40 से 90 MB है। बूट वॉल्यूम नॉट सपोर्टेड। आप बताओ, आप इसे यूज करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? हाँ जी। ये वैसे ही है जैसे मोबाइल की दुनिया में कीपैड वाला फोन। क्या? मोबाइल की दुनिया में कीपैड वाला फोन हो गया। हाँ जी सर, क्लियर है सबको? एक बार कंफर्म करो सब लोग। किसी को कोई पॉइंट Yes. ऐसा है जो समझ Yes. नहीं आया इसमें से? Yes. 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है? Okay. चलो।
समझ आया यहाँ तक ना सबको? देखो, जब आप इंस्टेंस को क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या, बाय डिफॉल्ट जो आपको वॉल्यूम मिल रहा होता है वो क्या है, GP3। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, नो डाउट। एडवांस में क्लिक करो और यहां अगर आओ तो यहां देखो साइज, टाइप, IOPS कस्टमाइज करना चाहो तो कर सकते हो। डिलीट ऑन टर्मिनेशन यस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप यहां से जब इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हो तो ये EBS का वॉल्यूम यहाँ पर ऑटोमेटिक बन रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर एक एडवांस सेटिंग दिया कि भाई ये वॉल्यूम आप किसके लिए बना रहे हो, मतलब ये वॉल्यूम बन किसके लिए रहा है, इस इंस्टेंस के लिए। कल को ये इंस्टेंस अगर टर्मिनेट होता है तो वॉल्यूम का क्या करना है बताओ? क्या वॉल्यूम को रखना है या वॉल्यूम को भी साथ में डिलीट कर दो? ये उस सेटिंग के बारे में आपसे कंफर्म कंफर्म कर रहा है। अगर मैंने नो कर दिया, इसका मतलब ये वॉल्यूम बन तो रहा है इस इंस्टेंस के लिए, लेकिन अगर मैं इंस्टेंस को टर्मिनेट करूंगा तो वॉल्यूम भी टर्मिनेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब इंस्टेंस ही नहीं है तो मुझे वॉल्यूम का क्या यूज केस रखना, तो मैं उड़ा दूं। लेकिन अगर मैंने यहां पर क्या किया, नो कर दिया, तो वॉल्यूम नहीं रहेगा, परसिस्टेंट रहेगा। एस कर दिया तो वॉल्यूम भी उड़ जाएगा। ठीक है, ऐड करके नया वॉल्यूम कर सकते हो। बाद में भी वॉल्यूम अटैच कर सकते हो। तो हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एस रहता है। इस बार मैं करता हूं नो। क्या करता हूं? नो। एंड लॉन्च। ठीक है, तो इसमें देखो अभी जो वॉल्यूम लगी हुई है, कैसे देखोगे? LSBL के कमांड मारो, ये देखो। BLK ID मारो, ये देखो। ठीक है, FDisk-L मारो, ये देखो एक हार्ड ड्राइव लगी हुई। मैं नई हार्ड ड्राइव लगाना चाहता हूँ, क्या करूँगा? हार्ड ड्राइव लगाने के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले ये देखना है कि आपका इंस्टेंस कौन से रीजन में है,
और रीजन के अंदर कौन सा जोन है, नॉर्थ 1A। फिर आपको जाना है वॉल्यूम सेक्शन में, आपने क्रिएट वॉल्यूम किया, टाइप यहाँ पे देखो आ रहा है, साइज आ रहा है, ये जोन मैच होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, टैग दे दिया यहाँ पे मैंने, माई न्यू वॉल्यूम मैंने दे दिया, एंड क्रिएट। तो ये मेरा एक वॉल्यूम यहाँ पर बन गया। इसको अटैच कैसे करोगे, एक्शन अटैच वॉल्यूम, ये आ गया इंस्टेंस, डिवाइस नेम एंड अटैच। अब यहाँ आऊँगा और एफ डी साइफन एल करूँगा, तो ये देखो दिख गया मुझे 100 GB का वो। इसको यूज करना है तो पहले फॉर्मेट करना होगा, mkfs.ext4। मैंने पूरी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट कर ली, डेव nvm, फॉर्मेट हो गया, mkdir, एक फोल्डर बनाया इंडिया नाम का। ठीक है, इसके अंदर मैंने माउंट किया, ये सब लिनक्स का पार्ट है। कहाँ माउंट किया है, इसके अंदर df-h करूंगा तो यहाँ देखो माउंटिंग दिख रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी माउंट है। परमानेंट के लिए कहाँ जाना होता है, fsstep की फाइल के अंदर, यहाँ लिखूंगा डिस्क का नाम NVMe1N1, कहाँ माउंट करना है, इंडिया नाम के फोल्डर के अंदर, फाइल सिस्टम क्या है, ext4। फिर आगे परमिशन डिफॉल्ट टेबल का और 0 0, फाइल को सेव करके बाहर आया, माउंट हाइफन। अब ये परमानेंट माउंट हो गया है। तो मुझे उस वॉल्यूम में कोई भी डेटा स्टोर करना है, मैं इस फोल्डर पे आके काम कर, समझ आई। हाँ जी सर। ये आपने साइज कितना 98 GB लिया है क्या? 100 GB। तो 100 GB तो चार्जेबल होगा ना? हाँ बिल्कुल चार्जेबल। 30 GB ओनली फ्री है, राइट? 30 GB ओनली फ्री है, जो इंस्टेंस आपने बनाया था उसके साथ 8 GB मिल गया था, तो 20 GB और ले सकते थे और बस है, क्योंकि 8 GB तो आपको इसके साथ ही मिल गया था ना, मशीन के साथ। हाँ हाँ। ये समझ आई। अगर मैं अपने इस इंस्टेंस पे जाता हूँ, इंस्टेंस के सेक्शन में जाता हूँ, स्टोरेज में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ से भी देखने को मिलेगा कि दो वॉल्यूम अटैच्ड है, एक 8 GB का, एक 100 GB का, और उनके मैट्रिक्स लॉग्स भी देख सकते हो। अगर मैं इस इंस्टेंस को टर्मिनेट करता हूँ, यहाँ से जाके टर्मिनेट,
टर्मिनेट हो गया। बट मैं वॉल्यूम पे जाऊंगा तो देखो दोनों के दोनों वॉल्यूम मेरे यहाँ से यहाँ पर पड़े हुए हैं। फुट वॉल्यूम भी पड़ा हुआ है प्लस मेरा एडिशनल। तो मैं एक नया इंस्टेंस बनाकर इसे वहां पर क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। फिर बाद में आप इसे मैनुअल डिलीट कर दो। तो आज यहीं पे फाइंड अप करते हैं। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते मुझे एक क्वेरी है। हैं। हाँ बोलो। जैसे ये अपना इंस्टेंस जब क्रिएट करते हैं तो उसमें होस्ट नेम वो आईपी के साथ आ रहा है। हम्म। अगर मैं उसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ और फिर उसको एसएसएच कर रहा हूँ तो होता नहीं। कुछ अलग मेथड है क्या उसको करने के लिए? आप होस्ट नेम आईपी से एक्सेस नहीं कर रहे, होस्ट नेम से कर रहे हैं। हाँ, होस्ट नेम से करना चाह रहा हूँ। तो आपको पहले वीपीसी में जाके इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपका होस्ट नेम। क्या क्रिएट करना होगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वीपीसी में जाके पहले। हाँ। तो आगे आएगा क्या वो इस तरह का? बता दूंगा मैं कैसे करता हूँ। ठीक। ओके। और किसी का क्वेश्चन है कुछ? नेक्स्ट सेशन का क्या टॉपिक है सुनिए? क्या नाम है आपका? निशान। अभी स्टोरेज बाइंड अप नहीं हुआ है निशान। ओके। ठीक है, डाटा को कॉपी करना होगा एक जोन से दूसरे जोन में तो कैसे पॉसिबल है कि नहीं? डाटा को एक जोन से दूसरे जोन में कॉपी करना है, कॉपी क्यों करना है वो बताओगे आप मुझे? लाइक कभी कभी रहता है रिक्वायरमेंट, मान लो किसी को अगर डाटा चाहिए दूसरे जोन में। दूसरे जोन में डेटा क्यों चाहिए? आप जोन को क्या फील कर रहे हो वो बताओ मुझे पहले। नहीं, मैं एक्चुअली आई एम नॉट वर्किंग ऑन द क्लाउड, बट जैसे हमारे रिक्वायरमेंट रहता है कभी कभी किसी को कुछ अलग लोकेशन पे डाटा चाहिए होता है। मैं उस सिनेरियो में पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को दूसरे जोन में अगर डाटा चाहिए तो वो कैसे करेंगे? अभी क्या है, जैसे हमें करना है तो हम किसी एक जंप सर्वर पे लेके जाते हैं, फिर वहां से उसको दूसरे नोड पे कॉपी करते हैं, ऐसा कौन सा ऐसे। डेटा की बात कर रहे हो आप? डेटा क्या है आपका? डेटा बताओ मुझे पहले। डेटा कुछ भी डेटा है कुछ भी बेसिकली, कुछ जैसे भी। क्या? हाँ, जैसे आपने इंडिया डायरेक्टरी बनाया, मान लो उसको कहीं और लेके जाना है मुझे। इंडिया डायरेक्टरी वो तो आप कैसे भी ले सकते हो, शेयर ड्राइव पे रख दो वहां से चली जाएगी। मैंने आप सिनेरियो लेके आओ, सिनेरियो पे के बेस पे समझो। क्वेश्चन कल भी मैंने आपको ये बात लोगों को बताई थी, कल भी क्वेश्चन एरिया हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिनेरियो क्या बैठ रहा है वो देखो। अगर शेयर ड्राइव नहीं है वहां पे तो कैसे जाएगा वो? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, डेटा क्या है आपके पास? आप 1 MB की फाइल के लिए आप इतना बड़ा प्लानिंग थोड़ी करोगे। तो पेशेंस रखो, अभी स्टोरेज खत्म नहीं हुआ है। आपका आंसर तो मैं कर दूंगा, आपके लिए तो परफेक्ट है, बट वो सिनेरियो के लिए परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैं आंसर नहीं कर रहा।
और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर कल वाली रिकॉर्डिंग नहीं मिली अभी तक। आज नहीं तो कल करवा दूंगा, ठीक है, दोनों करवा दूंगा अपलोड। क्या होता है ना, क्लास के बाद रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, और उसके नेक्स्ट बाद कुछ काम आ जाता है तो फिर उस पर फोकस नहीं हो पाती। तो कल मंडे है ना, तो कल करवा दूंगा सर, ठीक है, या कोशिश करूंगा आज ही कर दूं मैं खुद से। जी नीरज बोले। सर मैंने है ना वो कुछ ओल्ड रिकॉर्डिंग देखी थी, तो फर्स्ट सेशन देखा था मतलब उसका, ठीक है। तो आपने उसमें कुछ बताया था कि मतलब कैसे फ्लो होता है हमारा प्रोडक्शन पे, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, ठीक है। तो मेरे को ये चीज पूछनी थी, क्या वो प्रैक्टिकल करेंगे सारे चीज का हमारा भाई अगर कौन सा प्रैक्टिकल, कौन से वीडियो की बात कर रहे हो आप? जो फर्स्ट वीडियो था ना, इसमें आपने बताया था कि सब नेटिंग करेंगे। कौन से हम प्लेलिस्ट एक कौन से प्लेलिस्ट बताओ, प्लेलिस्ट क्या कह रहे हो? प्लेलिस्ट बताओ, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट एक मिनट, प्लेलिस्ट एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको। भेज दो आपने AWS SAAC03। अच्छा, वो पहले वीडियो की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, पहले वीडियो की बात करें। वो पहला वीडियो तो जो है वो AWS प्रोजेक्ट का है सर। वो मतलब प्रोजेक्ट मतलब उसके अंदर AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट भी है, प्रोफेशनल भी है, एडवांस नेटवर्किंग भी है, मशीन लर्निंग की भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं अच्छा उसमें। तो अच्छा, तो हम इसमें कोई प्रोजेक्ट करेंगे क्या इस क्लासेस में? पेशेंस रखो, क्लास चलने दो, चिंता मत करो, करवा दूंगा। नहीं नहीं सर, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि अभी करवा दूँ, मैं बस जस्ट आपसे पूछता हूँ। वो चीजें तो देखो हमारे सिलेबस पे नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का। तो मैं आपको पहले क्लियर करके चल रहा हूँ, पहले नहीं बोल सकता कि हाँ मैं करवा दूंगा फिर आप बोलोगे कराओ, बट कोशिश करूंगा कराने की, ठीक है। सर 4 की जगह सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 की इसी को वो अब, और हम उन्हीं की हाई अवेलेबिलिटी बनाए जो आपने बताया ऐसे था नहीं, कि नेट की सर गेट पे लगा के। ऐसे मैं आंसर कर दूं कोई मतलब का नहीं है, जब तक अच्छा चीजों को आने दो वहां पे। आप 2 घंटे का आंसर आप 2 मिनट में लेके क्या करोगे? 2 घंटे का आंसर 2 मिनट में मैं बोल दूं, आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आप उसको कहीं को रिलेट करोगे, किसी के सामने पेश करोगे, वहां फिर फंस जाओगे आप। समझ रहे बात को? हाई अवेलेबिलिटी सिर्फ 2 वर्ड है, बट उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए मेरे को, तो मैं नहीं कर सकता अभी आंसर। पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तो करूंगा, ठीक है। ठीक है। चलो फिर ड्रॉप करता हूँ मैं, सैटरडे मिलेंगे हम लोग, वीडियोस में अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ओके बाय।